रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक्टिवेट करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको ENV में जाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट जहाँ पर भी आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पर, अगर हम ये काम अगर उसमें कर रहे हैं विंडोज़ में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जो लिनक्स है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें अलग तरीके से काम होता है, और आपको जो है दोनों पे काम करना आना चाहिए, और आप CMD पे काम करने की हैबिट डाल लो, ओके, बिकॉज हमारा आधा काम होने वाला है इधर से। कमांड प्रॉम्प्ट जो हम यूज लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एक्टिवेट, और हम पावर सेल में यूज ले रहे हैं। पावर सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऑन है, तो मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करता हूँ, और इसके अंदर ENV एंड एक्टिवेट। तो जैसे हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है, हमारे पास में एक राइट साइड में ब्रैकेट में उसका नेम जो है हमें मिल जाता है। तो अभी हम ENV एनवायरनमेंट के अंदर है, ENV के अलावा कुछ भी नेम हो सकता है, ओके। एंड हम जो है जेंगो को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रख रहे होते हैं, बिकॉज ये एक सेफेस्ट तरीका है। आप एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी रख सकते हो, बट हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी जो इफ़ेक्ट है, जिसको जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, उसका चेंजेस हमारे पूरे CPU पे पड़े, पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट पे पड़े। इसलिए हम एक आइसोलेट एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, ताकि जो भी हम उसमें ऑपरेशन करें तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट तक लिमिटेड रहे, और हमें अलग से वो ना हो। और हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज हो सकता है कि आप सेम सिस्टम पे जो है मल्टीपल वेब सर्व कर रहे हो, ओके। तो आप अलग अलग एनवायरनमेंट ले रहे हो, तो दोनों इंडिविजुअल एनवायरनमेंट अलग तरीके से काम कर रहे होंगे, ओके। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमको मिल जाता है। एंड जैसे हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है, अब उसके बाद में जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है हम वहाँ जाते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट अभी कहाँ पे है, टेस्ट पे है, बट मैं टेस्ट पे ना जाके माई ऐप जो है मैं इसको रन करूँगा। और हालांकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, बट फिर भी हम माई ऐप हम इसको करेंगे, और इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको हम फॉलो करने वाले हैं, ओके। और इसको मैं बंद कर देता हूँ माई ऐप। तो हम CD जो है, CD हमारे पास एक कमांड है, और CD स्पेस देखिए, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ओके। आप किस डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हो। अभी फ़िलहाल हम जो है लोकल डिस्क G के अंदर वर्क डेटा प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट जेंगो ट्यूटोरियल्स जेंगो ऐप इसके अंदर है। अब इसके अंदर हम जाना चाहते हैं माई ऐप के अंदर, तो CD माई ऐप अब माई ऐप के अंदर है। फिर एक और कमांड हमें याद रहनी चाहिए, dir। तो dir बेसिकली आपकी डायरेक्टरी लिस्ट को शो करता है कि आपकी डायरेक्टरी में कितने आइटम्स हैं। जैसे एंटर करते हैं तो ये एक लिस्ट शो करेगा, जिसमें हमें जितने भी फाइल्स अवेलेबल हैं और जितने भी हमारे फोल्डर्स हैं वो दिखाएगा, ओके। एंड वो पूरा डिटेल बताता है कि किस डेट को बना हुआ है, किस टाइम को है, डायरेक्टरी है या फाइल है। अगर यहाँ पे dir लिखा हुआ रहा है इसका मतलब वो डायरेक्टरी है, अगर नहीं लिखा रहा है और तो इसका मतलब वो एक फाइल है, ओके। एंड उनके बाद उसके एक्सटेंशंस भी जो है यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जैसे कि .vs कोड है हमारे पास। तो manage.py, देखो आपको इसकी हैबिट डालनी है, मोस्टली हम इसी पे काम करने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो आपको इसकी हैबिट डालनी है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये हमारा डायरेक्टरी व्यू हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में इस तरीके से दिखता है। हमारे पास manage.py फाइल है, manage.py फाइल ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको मिस नहीं करना है, इसको यहीं रखना है, और ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। इसके अलावा जो है हमारे पास में कुछ और फोल्डर है, जैसे .vs कोड, तो सिर्फ VS कोड के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। एंड ये दो एक्स्ट्रा फोल्डर से जो बने हुए नहीं आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम अलग से बनाते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और ये जो है डेटाबेस के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट SQLite डेटाबेस को यूज़ करते हैं, बट हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 5 इनको आप भूल जाओ, हम बात करने वाले हैं माई ऐप और माई पेज। तो जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसका एक प्रोजेक्ट का नेम होता है, तो हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नेम है वो है माई ऐप। एंड माई ऐप के अंदर हमने एक जो है एप्लीकेशन बना रखी है जिसका नेम है माई पेज, ओके। एंड मैं इसको जो है
इस पूरी फाइल को, डायरेक्टरी को VS कोड के अंदर ओपन कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से भी जो है कर सकते हो, कोड आपको डॉट लिखना है, कहाँ पर हो, माई ऐप के अंदर हो तो उसका कोड डॉट करोगे तो वो जो है डायरेक्टरी जो है आपके उसमें ओपन हो जाएगी VS कोड के अंदर। अब VS कोड के अंदर ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम विजुलाइज करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से अदर चीज़ें मैं बंद कर रहा हूँ। मैं एक काम करते हैं, सभी बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनको ऑन करेंगे। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जो है बहुत सारी फाइल्स देख के आप लोगों का जो है इसमें घूम रहा होगा माथा, लेकिन कुछ दिन हम जो है इन्हीं फाइल्स के साथ काम करेंगे, एक एक फाइल्स के बारे में सीखेंगे, फाइल का मतलब क्या है, कहाँ यूज जाती है और सभी चीज़ों के बारे में। एंड एक बार हमारा डायग्राम जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जस्ट बाद में, वो जैसे आपका क्लियर हो जाता है, आपका पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए आपको जो है, जो आपका प्रोजेक्ट नेम है वो माई ऐप है, जो आपका एप्लीकेशन है वो माई पेज है। तो माई पेज आपका एप्लीकेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि हम बनाते हैं जब पता होता है हमें, हम जब बनाते हैं तो हम नेम डाल रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट का नेम है, ये एप्लीकेशन का नेम है, तो जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो माई ऐप प्रोजेक्ट का नेम है। तो प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आपको जो है दो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइल्स हैं, सेटिंग्स और URLs, ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेटिंग्स और URLs। ये .5 फाइल है, .py, और नॉर्मल जैसे हम HTML लिखते हैं, HTML के अंदर कोड लिखते हैं, वैसे ही .py फाइल के अंदर हम पाइथन का कोड लिखते हैं। ओके, इसी तरह की सेटिंग में ये इनमें से आधा, वैसे तो इसमें काफ़ी कुछ जो है हमने राइट किया हुआ है, बट इसमें मोस्टली जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट जो है कुछ है इसमें, डिफ़ॉल्ट कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा ऑलरेडी। एंड सेम केस में URL में बेसिकली आपको ये वाला हमेशा मिलता है। ओके, ये सिंपल फाइल्स है। ओके, आपको नेम याद रखना है, सेटिंग्स ना, नेम भी चेंज नहीं करने हैं आपको इनके। सेटिंग्स का जो है सेटिंग्स से रहेगा, URLs का URL से रहेगा। इसके आगे माई पेज में जो है इनमें काफ़ी सारे जो फाइल्स हमको मिलेंगे और सारे ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से मिलता है, हमें मिलता है एडमिन, ऐप, व्यूज़, मॉडल्स और टेस्ट अभी हमारे लिए इतना काम का नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हमारे पास 4 फाइलें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिन, ऐप 2 फाइलें हो गई, URLs और .py 2 फाइलें हो गई। ओके, तो URLs देखो तो आपके पास में माई ऐप के पास में भी और यहाँ पे भी है। हालांकि URLs जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता नहीं है, हमें बनाना पड़ता है, और हम सेम कन्वेंशन रख रहे हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे को जब तक सिमिलर लगती है हमारा काम आसान होता है। ओके, तो मॉडल्स जो है, मॉडल्स डिसाइड करता है, इसमें क्लासेज होती है, जैसे कि कल क्लासेज बताया था, क्लासेज में हमने इनहेरिट किया हुआ है एक पार्ट, और इसमें डेफ इनिट मेथड हम बनाते नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि डेफ इनिट मेथड जो है आपने जो क्लास को इनहेरिट किया है वो ऑलरेडी जो है कुछ फंक्शनलिटीज़ के साथ में आ रहा होता है, और हम नहीं चाहते कि वो फंक्शनलिटी किसी भी तरीके से बिगड़े। ओके, तो हम जब तक कि हमारे को पूरा श्योरिटी नहीं होती है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम इनिट फंक्शन नहीं बनाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपको चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। एंड चार्ट में जाने से पहले हमारे पास 2 चार्ट है, पहला एक ये है और दूसरा ये है। ये वाला चार्ट जो है हमारा पूरा इस एप्लीकेशन के बारे में है कि एप्लीकेशन में किस तरीके से काम हो रहा है। ओके, और चार्ट समझ में आ गया तो एप्लीकेशन समझ में आ गई। सर, ये जैसे कि आप माई ऐप और ये दूसरा क्या नाम है, माई पेज, आप ये दोनों की अपन ने ऐड कर लिए, इनको बना लिए, तो ये बाकी के ऑटोमेटिक बन जाते हैं इसमें? ये फाइल, इनमें से कुछ फाइल ऑटोमेटिक बनती है और बाकी फिर अपन को कंटिन्यू बनाने पड़ते हैं धीरे धीरे, उनमें अपडेट करने पड़ते हैं फिर धीरे धीरे जैसे हम चाहते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम बात करते हैं सर्वर की। पहले तो ये हमारा सर्वर है, ये क्लाइंट है। ओके, सर्वर वो एक कंप्यूटर है
ओके, जहाँ पर हमारी फाइल्स रखी हुई हैं, ओके, जहाँ से हम पाइथन का कोड प्रोसेस कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं और क्लाइंट को डेटा भेज रहे हैं। ओके, तो क्लाइंट जो है कहीं और भी हो सकता है। अभी के केस में क्लाइंट भी हम ही है और सर्वर भी हम ही है, क्योंकि सर्वर भी हमारे कंप्यूटर पर ही है, क्लाइंट भी हमारे कंप्यूटर पर ही है। ओके, लेकिन नॉर्मल क्या होता है, क्लाइंट कहीं और होता है, सर्वर कहीं और होता है, इसलिए हम नॉर्मली जो इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। तो सर्वर एक कंप्यूटर है और जैसे ही आप अपने क्लाइंट पर एक रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे आपने टाइप किया www.google.com, तो जो क्लाइंट है वो आपके सर्वर को, ओके, उसको कैसे पता चला सर्वर क्या है, तो जो आप कहाँ पर रखा हुआ है, तो आप जो www.google.com लिखते हो वो एक प्रॉक्सी सर्वर से आप कह सकते हो, या फिर DNS सर्वर, DNS जो सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम, ओके, वहाँ से गुजरेगा। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है ये वेरीफाई करता है कि ये पर्टिकुलर नेम किस डोमेन से किस IP एड्रेस से एसोसिएटेड है, तो ये जो है चेंजिंग होती रहती है। ओके, डोमेन नेम सिस्टम इसी का काम करता है। एंड एक बार वो जो है वहाँ से उसका एड्रेस पता कर लेता है। ओके, एक बार उसको पता चल जाता है कि आपका जो सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पर उसको रिक्वेस्ट भेज देता है और जैसे ही रिक्वेस्ट जो है इसको मिलती है, वो उसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है फिर, और जो भी रिक्वेस्ट में पूछा जाता है, अभी जो भी उसने कुछ रिक्वेस्ट किया है उसको प्रोसेस करके वैलिडेट है, वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स देगा। ओके, तो रेस्पॉन्स वो कुछ ना कुछ देगा, और चाहे वो एरर का हो सकता है रेस्पॉन्स, पेज नॉट फाउंड का रेस्पॉन्स हो सकता है, किसी भी तरह का रेस्पॉन्स हो सकता है। स्टार्ट पहले तो क्लाइंट से होता है। हाँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ, रिक्वेस्ट भेजने के बाद फिर सर्वर एक्सेप्ट करता है। हाँ, एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट कुछ नहीं करता, सर्वर वापस भेजता है क्लाइंट को, वापस भेजता है। हाँ। फिर मतलब उसके बाद सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में वर्क होता है बस इसमें। हाँ, और थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं, इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच। थर्ड पर्सन जो है हैकर होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन कौन होता है, हैकर होता है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़, देखो ये नेटवर्किंग का पार्ट है, नेटवर्किंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है सर्वर से, सर्वर और क्लाइंट के बीच में बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारी लिंकिंग होती हैं, जैसे कि DNS सिस्टम हो जाता है, प्रॉक्सी सर्वर्स हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, एंड उसके बाद में भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPS, जहाँ से आप वो लेते हो अपना इंटरनेट कनेक्शन। ओके, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बीच में, लेकिन हम बात सिर्फ, जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम बात करते हैं क्लाइंट के बारे में और सर्वर के बारे में। हाँ, हम सिस्टम डिजाइनिंग की बात करते हैं तब हम इन चीज़ों को ध्यान में रख रहे होते हैं। ओके, तो आपने कुछ किया, उसने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के हिसाब से जो भी रेस्पॉन्स बनता है रेस्पॉन्स दे दिया, और जैसे रेस्पॉन्स आपको मिला आपके पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नाउ जो भी ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का खेल होता है, ये एक URL से मैप होता है। URL से ही डिसाइड होता है कि किस तरह का रिक्वेस्ट जा रहा है, किस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है। ओके, तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर, जब भी हम सर्वर बना रहे हैं, तो हमारा जो पाइथन है इसमें जो URL है, URL एक डिस्पैचर है, URL डिस्पैचर है, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि किस URL पे किस तरह का रेस्पॉन्स जाएगा। ओके, तो इसको रन करते हैं एक बार। एंड रन करने का तरीका क्या है, आपको पूरा कमांड लिखना होगा, पाइथन manage.py रन सर्वर, ये आपको कमांड देना है। और जैसे आप एंटर करते हो, आपका जो सर्वर है वो रनिंग मोड में है, और इस लोकल होस्ट IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर 8000 इस पे वो रन हो रहा है। जैसे इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका जो है ये रन हो रहा है। एंड ये जो पार्ट है ना, ये आपका डोमेन नेम सिस्टम में ऐड हो रहा होता है, किस इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पर हमारा सर्वर लोकेट है।
ओके। और वो डोमेन नेम जो है किससे कनेक्टेड होता है हमारे, सॉरी ये जो आईपी एड्रेस है किससे कनेक्टेड होता है, हमारे डोमेन नेम से, जैसे www.google.com इस तरीके से। ओके, तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अगर आप देखो यहाँ पर सिंपल इसको हम लोकल होस्ट के तौर पे लिख सकते हैं, लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट मतलब हमारा खुद का कंप्यूटर। लेकिन सपोज करो एक myapp.com इस तरीके से है, तो myapp.com आगे कुछ भी नहीं है। ओके, तो जैसे ही ये है रूट एड्रेस, हमारे सर्वर का रूट एड्रेस। रूट एड्रेस पे हमें क्या मिल रहा है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप सर्वर बना रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि रूट एड्रेस पे हमें क्या सर्व करना है। तो रूट एड्रेस पे आप सर्व कर रहे हो क्या, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, और ये हमारा रूट एड्रेस है। यूआरएल है, यूआरएल के अंदर हम जो है काफ़ी सारे यूआरएल को डिफाइन कर रहे होते हैं, एक ये यूआरएल है, एक यूआरएल है। तो एक्चुअल में हो कैसा क्या रहा है, आपके पास में ये है और ये पूरा आर्किटेक्चर जो दिख रहा है आपको, पूरा जो फ्लो दिख रहा है, ये पूरा सर्वर है। क्या है, सर्वर है। तो हम इधर आते हैं, तो जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, ये रिक्वेस्ट किसको जाएगी, हमारे सर्वर के यूआरएल डिस्पैचर को जाएगी। ओके, तो यूआरएलएस कौन है हमारे यहाँ पे, हमारे यूआरएलएस है ये हमारा मेन जो प्रोजेक्ट है उसका यूआरएलएस जो फाइल है, इसमें हमारा यूआरएल पाथ डिफाइन है। एक एक पाथ को हमने डिफाइन किया है कि स्लैश एडमिन पे क्या होगा, ब्लैंक पे क्या होगा। तो ये ब्लैंक जो है ना, ये ब्लैंक हमारा इसको दिखा रहा है, इस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ स्लैश है। ओके, अब जैसे स्लैश एडमिन हम कर देते हैं, यहाँ पर एक और पाथ है एडमिन। तो ये एडमिन जो है ना, ये स्लैश एडमिन की तरह का है, ब्लैंक स्लैश को डिफाइन करता है, ये है स्लैश एडमिन। जैसे स्लैश एडमिन पे करेंगे तो हम एडमिन पैनल पे पहुंच जाएंगे। और एक और अच्छी बात यह है, जेंगो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही बढ़िया एडमिन पैनल देता है। ओके, एडमिन पैनल ओपन करते हैं, तो जैसे हमने एडमिन किया, एंटर करता हूं मैं, तो एडमिन पे हमें एडमिन पैनल मिलेगा। क्या मिलेगा, कहाँ पर आ गया हम एडमिन पे, ठीक है। वापस अगर मैं पीछे जाता हूँ तो बैक आ गए, लेकिन जैसे मैं एडमिन लिखता हूँ, एडमिन पे आ गए। कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है हमारा यूआरएल। ओके, तो ये कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, माई ऐप है। प्रोजेक्ट माई ऐप के पास में दो फाइलें थी, settings.py, एक तो ये थी, एक यूआरएस थी। settings.file में कुछ अदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम यूआरएल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही डिफाइन कर रहा है कि किस यूआरएल पे कौन सा डेटा भेजना है। ओके, तो यूआरएलएस पे हमारे पास में एक ब्लैंक है और एक एडमिन है। ओके, एडमिन पे एडमिन पैनल ओपन होता है, उसको हम देख रहे हैं ये, एंड ये हमारा एडमिन है और इसमें ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है और ब्लैंक है। तो हम बाहर आते हैं वापस से। ओके, एंड अब इसके अंदर हमारे पास में इसके आगे का जो पार्ट है, एडमिन के अलावा इसके आगे का जो पार्ट है, और कुछ भी टाइप करना हो, लाइक स्टूडेंट्स टाइप करना हो, लॉगिन टाइप करना हो, इस तरह की कुछ चीज़ें टाइप करनी हो, वैसे तो हम टाइप नहीं करते, क्लिक करते हैं। लेकिन एक्चुअल में यूआरएल में तो कन्वर्ट होता है वो, जब हम क्लिक करते हैं किसी यूआरएल पे जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो है आगे हम किस पे जा रहे हैं, हमारे ऐप पे। तो ये आपको जितना, ये डबल कोट्स स्ट्रिंग को बता रहा है, खाली ब्लैंक। हाँ, ये इस खालीपन को बता रहा है, स्लैश के आगे कुछ नहीं है, खाली है, ये बता रहा है। ये रूट एड्रेस है, रूट एड्रेस हमारे सर्वर की लोकेशन है। फिर हमारे पास स्लैश लेके ब्लैंक खाली है। जब एडमिन लिखेंगे तो देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास में ये एक्चुअल में जो अभी करंट में जो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट अपन ओपन कर रहे हैं उसका लेआउट है ये। जब हम अपना बनाएंगे तो अपना भी बनाएंगे। ओके, और आज हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, कोई हम नया फाइल वाइल नहीं बना रहे हैं।
क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कोड है वो कैसे रन होगा, क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं। तो ये सारी फाइलें ही हैं, ये url.py फाइल है, ये setting फाइल है। ओके, इसके अंदर हमने काफ़ी सारी वो किया है। एंड अब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, सॉरी ये प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। एप्लीकेशन का नेम क्या है? माई पेज। क्या है? माई पेज है। ओके, तो वापस से आते हैं। तो हमारे पास में एक माई ऐप हमारा मेन प्रोजेक्ट है, और माई ऐप के जस्ट नीचे हमारा माई पेज, ये हमारा मेन एप्लीकेशन है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें जब भी हम नया एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशंस है, तो जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको रजिस्टर करना जरूरी होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, और वो काम कौन संभालता है? वो काम संभालता है settings.py। तो settings.py हमारे पास में एक फाइल है, उसमें एक सेक्शन होता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, इंस्टॉल्ड एप्स। ये बेसिकली एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है जो कि लिस्ट को होल्ड करता है। क्या? ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमारे पास में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उनका स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो बताया होता है। ओके, तो जैसे हम सेटिंग फाइल को ओपन करते हैं, ये सेटिंग्स है, नीचे जाएंगे, ये हमारा इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। क्या है? और ये क्या है? बेसिकली लिस्ट ही तो है, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया हुआ है, कॉमा से सेपरेटेड है सारी वैल्यूज। ओके, तो हमने लास्ट में हमारी एप्लीकेशन का जो स्ट्रिंग पाथ है वो दिया हुआ है। ओके, ये इसका रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है, जैसे हम पाथ, जब भी नया एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसको इंस्टॉल एप्लीकेशन में क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। पहला लिंक ये है, दूसरा लिंक ये है। दूसरा लिंक कहाँ होगा? यूआरएलएस के, जो हमारा प्रोजेक्ट का यूआरएल है उसके अंदर। तो प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है उसके अंदर हमारा दूसरा लिंक होगा, और वो लिंक क्या काम करेगा? वो लिंक काम करेगा हमारे प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए, कि अब जब भी हम यूआरएल के अंदर और कुछ भी टाइप करें, और अगर वो जो हमने यूआरएल जो भी टाइप किया हुआ वो यूआरएल जो है किसी भी एप्लीकेशन से मैच होता है, तो एप्लीकेशन में मैच होने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि उसके पास में कोई एप्लीकेशन है। तो यहाँ से तो उसको रजिस्टर कर दिया, लेकिन यूआरएल को भी पता होना चाहिए कि भैया इसके अंदर में जो हमने चीज़ें बताई हुई है वो कनेक्टेड है। तो हमें कनेक्शन बिठाना है बिटवीन रूट यूआरएल एंड एप्लीकेशन यूआरएल। तो एप्लीकेशन का ये यूआरएल है जो हमने बनाया है अलग से, माई पेज, और ये यूआरएल, ये एप्लीकेशन का यूआरएल है। इस यूआरएल को इस यूआरएल से कनेक्ट करना है। तो क्या करना है, हालांकि इसमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो इस यूआरएल को हमने इस यूआरएल में इंक्लूड करवाया, और यहाँ से हमने ये बताया। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में लिखते हैं माई पेज एप्लीकेशन का नेम और उसका यूआरएल फाइल का नेम। ओके, इंक्लूड का मतलब आपको क्या इंक्लूड करना है? हमारे माई पेज .urls.file के अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं उनको इंक्लूड करना है। तो ये वाला जो सेक्शन बता रहा ना, ये वाला, ये पूरा यही बताता है कि हमने यूआरएल को मेन यूआरएल से कनेक्ट करवा दिया है। ओके, एंड अब हमारे पास में सारा काम किसके अंदर होगा? माई पेज के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम नहीं होता है, प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसको कहाँ से कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, सारा काम नए एप्लीकेशन में होता है। तो ये हमारा माई पेज एप्लीकेशन है। अब इसके पास में खुद के यूआरएल्स है। ओके, तो अब ध्यान दो आप, ये खाली है, यहाँ से खाली पे जा रहा है, खाली सीधा किसको बता रहा है? माई पेज को बता रहा है। किसको बता रहा है? माई पेज। अब इसमें जो है हो सकता है कुछ यूआरएल्स हो, अब इसमें कुछ यूआरएल्स है, होम व्यू है, क्रिएट व्यू है। तो होम व्यू और क्रिएट व्यू को देखते हैं क्या है इनके पास। वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, इनको अपडेट कर देना चाहिए था, बट मैंने अपडेट करे नहीं है, बट अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है लॉगिन है, लॉग आउट है, ऐड स्टूडेंट, रिमूव स्टूडेंट, अपडेट, एक ब्लैंक है ना। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे हम अपडेट नहीं कर सकते इसको, हमारे पास में वो प्रो वर्जन नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन किया हुआ नहीं, तो आप अपडेट नहीं कर सकते। बट लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, जैसे ही हम यूआरएल के अंदर ब्लैंक यूआरएल के अंदर ब्लैंक यूआरएल के अंदर ब्लैंक का मतलब ब्लैंक ही है। ओके,
तो ब्लैंक यूआरएल के अंदर हम ब्लैंक पे आते हैं तो हम सीधा जाते हैं होम पे, ठीक है। और होम पे हमने क्या बता रखा है, होम पे हमने बता रखा है कि हमारे पास में सारा डिस्प्ले जाएगा, ओके। लेकिन ये डिफाइन कहाँ किया है, कहाँ डिफाइन किया हमने, पता ही नहीं है अभी तक, तो यूआरएल और सेटिंग के बीच में झूल रहे हम तो, है ना। वो डिफाइन किया जाता है व्यू नाम के फाइल्स के अंदर, views.py, views.py। इसके अंदर हमारा जो है views.py के अंदर होम नाम का एक हमारा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं व्यू। क्या कहते हैं, व्यू। ये हमारा व्यू है, ये एक सिंपल फंक्शन है। इसके पास में एक जो सबसे क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट इसमें पास होता है, वो होता है रिक्वेस्ट, ओके। क्या होता है, और वो कौन सेंड कर रहा है, क्लाइंट। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो इस फंक्शन को मिलेगा। सर्वर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता है, सर्वर रेस्पॉन्स सेंड करता है, उसको रिक्वेस्ट मिलता है। तो अब सर्वर पे तो काम कर रहे हैं, इतने दिनों से हम क्लाइंट पे काम कर रहे थे, आज हम सर्वर पे हैं। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं और हर एक के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास में और रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग ये है, क्या है, ये प्रोसेसिंग है इसकी। तो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट ये है कि भैया अगर हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो हम डेटाबेस से, जो कि डेटाबेस किधर है, नीचे, ये रहा डेटाबेस, ओके, नीचे डेटाबेस है। अगर हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो डेटाबेस से हम सारा डेटा लेंगे, तो डेटाबेस से सारा डेटा लेगा, सारे स्टूडेंट्स उठाएगा, रेंडर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दो स्टेप्स जो है इस नीचे वाले बार को प्रोसेस कर रही है, ओके, जिसमें से डेटाबेस उठाया जा रहा है और हमारा टेम्पलेट बेसिकली हमारा HTML फाइल है, ओके। HTML फाइल को हम एम्बेड कर रहे हैं हमारा उसके अंदर डेटाबेस से जो उठाया हुआ डेटा है उसके साथ में, और हम फाइनल रिजल्ट को जो है बना रहे हैं, तो फाइनल HTML पेज बना रहे हैं, ओके। और वो सीधा सर्व होगा फिर क्लाइंट को, ओके। तो यहाँ से सारा डेटा उठाया, वो सारा डेटा हम किसको पास कर रहे हैं, HTML को पास कर रहे हैं, जो कि हमारा home.html है। इसको पास कर दिया, लेकिन इसको लिखना भी आना चाहिए HTML के अंदर कैसे लिखा जाएगा। चलो HTML के पास चलते हैं। तो हमारा जितना भी HTML होता है स्टैटिक में रखा जाता है, और इसमें हमारे पास HTML के HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों इंक्लूड हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे HTML को रखने के लिए टेम्पलेट फोल्डर भी अलग से रखा है। तो यहाँ पे हमने home.html है, और home.html में आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें सिमिलर है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई है, लाइक ब्लॉक कंटेंट, एक्सटेंड, और यहाँ पे फॉर लूप भी लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप भी लगाया हुआ है। और आप देखो तो यहाँ पे हेड और बॉडी नहीं है, कुछ भी हेड और बॉडी नहीं है, बिकॉज टेम्पलेट्स जो है स्मॉल पीस ऑफ HTML कोड से बनते हैं। आप छोटा छोटा HTML कोड को रख के उनको बाद में मेन फाइल के अंदर जो है अटैच कर सकते हो, तो आपको पूरा फाइल एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन जो डेटा कहाँ पर है, वो मेन डेटा जो है इंडेक्स HTML में है, इंडेक्स HTML में हमारा हेड है और उसके अंदर बॉडी है। तो टेम्पलेट्स जो है छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स हैं जिनको हम अलग अलग जो है प्रोसेस करते हैं, एक साथ प्रोसेस नहीं करते पूरा फाइल अलग, ये अलग काम कर रहा है, वो अलग काम कर, फिर सबको बाद में मिला देते हैं, ओके। और वो हो रही होती है क्या, रेंडरिंग, उसको क्या कहते हैं, रेंडरिंग। तो हमने जो url.py बनाया है यहाँ पे, ये जो फंक्शन लगाया है ना, वो यही काम कर रहा है। एक फाइल यहाँ पे रखी है, एक फाइल यहाँ पे रखी है, इस फाइल में ये डेटा गया, उस फाइल में ये डेटा गया, बाद में एक कंप्लीट मर्ज फाइल, एक रिजल्ट फाइल दिखा देगा, और वो प्योर HTML फाइल होगी, ओके। तो एंड उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न जरूरी है, रिटर्न जो कर रहे हो आप वो आपका रेस्पॉन्स है, जो आप भी रिटर्न करोगे वो आपका रेस्पॉन्स बनेगा। तो हम यहाँ पर अब जब रेस्पॉन्स रिटर्न करते हैं तो वो एक HTTP रेस्पॉन्स में बन जाता है। तो जब हम HTTP रेस्पॉन्स में देते हैं तो
देखो डेटाबेस और टेम्पलेट्स दोनों को हमने रेंडर किया, हमने रेस्पॉन्स दिया, जैसे रेस्पॉन्स दिया क्लाइंट को उसका आउटपुट मिल जाता है। तो क्या था हमारा आउटपुट, होम पे गए, अगर यूजर जो है ऑथेंटिकेटेड है तो हमें क्या मिलेगा, एक HTML पेज मिलेगा जिसके अंदर यूजर का डेटा है, तो हमें वही तो मिल रहा है। ब्लैंक के अंदर यूजर अगर लॉगिन है, हमने लॉगिन कर रखा है, लॉग आउट करते हैं तो हमारे को ये पेज नहीं दिखेगा, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। कभी आपको सेंड करना है डेटा तब आप लॉगिन हो, लॉगिन नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे फिर, लॉगिन पे। अब यहाँ पे देखो एक मेथड यूज हुआ रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट जो है रेंडर से डिफरेंट होता है। रेंडर क्या करता है, मल्टीपल फाइल्स के साथ अगर मर्ज कर रहा है, सिंगल फाइल या मल्टीपल फाइल्स के साथ मर्ज करेगा और फाइनल आउटपुट देगा, और उसमें हो सकता है कि कुछ डेटा भी प्रोसेस करे। लेकिन रिडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है। रिडायरेक्ट में बेसिकली क्या होता है, आपके पास में मल्टीपल जो है व्यूज़ है, व्यूज़ मतलब फंक्शंस है जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। व्यूज़ कौन से फंक्शंस होंगे, जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। तो मल्टीपल आपके पास व्यूज़ है, तो रिडायरेक्ट क्या बताएगा, वो सिर्फ पॉइंट करेगा कि आपका प्रोसेस हो गया, अब आप उसको फॉलो करोगे। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, लॉगिन को। कब, जब हमारे पास में रिक्वेस्ट जो हमारा यूजर है लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन के अंदर जाते हैं, ये हमारा लॉगिन प्रोसेस है, ओके। तो लॉग आउट कर देते हैं। जैसे हम अब देखो रिफ्रेश, अब यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, हम ब्लैंक पे जाएंगे, मैं ब्लैंक पे प्रेस कर रहा हूँ, ब्लैंक पे तो हमें वो दिखना चाहिए था स्टूडेंट का डेटा। अब हम लॉग आउट हो चुके हैं ना, तो यूजर तो लॉगिन है ही नहीं, यूजर लॉगिन नहीं है तो रिडायरेक्ट किसको पॉइंट करेगा, लॉगिन को पॉइंट करेगा। तो लॉगिन क्या कहता है, लॉगिन ये कहता है कि आप लॉगिन आपके पास में कोई यूजर नहीं है तो हम आपको सीधा लॉगिन पेज पे भेजेंगे, ओके। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे यूआरएल को जो है चेंज कर देगा और यूआरएल को लॉगिन पे सेट कर देगा, हम लॉगिन पे आ जाएंगे। मतलब आपने ऐसा करना है, अगर ब्लैंक हो मतलब लॉग आउट हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, आगे वो एंटर ही नहीं होगा, ओके। एंड यहाँ पे हमने एक पासवर्ड लगा रखा है जिसका नाम बेट नेम और सुपर नेम जो भी है। और अगर हम कुछ भी गलत देते हैं, लाइक कुछ भी गलत दे दिया हमने और उसको लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके। और इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा अब वापस से रिलोड हुआ है, और इसमें बिकॉज पासवर्ड सेव है, मैंने सेटिंग्स में एज की सेटिंग में थोड़ा सा वो किया हुआ है, तो उसमें पासवर्ड जो भी मैं टाइप करूँगा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो वो सेव पासवर्ड लोड हो गया वापस से, क्योंकि ये डमी पासवर्ड और डमी पासवर्ड कौन याद रखता है। तो लॉगिन पे किया, जैसे मैं लॉगिन पे करता हूँ तो हम वापस से देखो होम ब्लैंक पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। रिक्वेस्ट जाएगा यूआरएल के पास में, ठीक है। अगर हमारा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है और यूआरएल के अंदर हमारा एप्लीकेशन का यूआरएल मैप है, तो हम यहाँ पे अलग अलग यूआरएल को अलग अलग व्यू फंक्शन देते हैं, अलग अलग यूआरएल को अलग अलग व्यू फंक्शन देते हैं। फिर हम जो है, अगर हमारा नॉर्मली हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं, डेटाबेस से डेटा उठाएंगे, हमारे पास टेम्पलेट फाइल अलग रखी हुई है, डेटाबेस अलग है, टेम्पलेट फाइल अलग है, ओके। .py जो पाइथन फाइल है वो अलग है, तीनों फाइलें अलग है। डेटाबेस से डेटा उठाएंगे, टेम्पलेट से टेम्पलेट उठाएंगे, जो भी डेटा प्रोसेस करना है टेम्पलेट के अंदर वो प्रोसेस किया जाएगा रेंडर फंक्शन के थ्रू। जब रेंडरिंग कंप्लीट हो जाती है उसको सेंड कर दिया जाएगा एज ए रेस्पॉन्स, ओके। और वो क्लाइंट को मिल जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। सर ये रीडिंग विद टेम्पलेट एंड डाटाबेस जो लिखा हुआ है, हाँ, विद टेम्पलेट से कुछ रन नहीं करता है, ये डाटाबेस के अंदर जा रहा है फिर वापस जा रहा है, डेटाबेस से जा रहा है और आ रहा है, इसका मतलब है कि डेटाबेस भी अपने आप में अलग सर्वर होता है, तो सर्वर को रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों चाहिए होता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। सीधा आप रेस्पॉन्स नहीं दे सकते, उसको पहले बताना पड़ेगा क्या आना है, ओके। लेकिन टेम्पलेट जो है एक सिंपल फाइल है, आप सीधा सीधा उठा रहे हो उसको, जबकि डेटाबेस के साथ आप कुछ दे रहे हो और वो उसको प्रोसेस करेगा फिर हमें डेटा देगा। इसलिए हमने यहाँ पे 2 साइन लगाए हुए हैं।
अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो एरर बता देगा वो। ओके, और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल, जो है हालांकि वो एसक्यूएल ही है बट पोस्टग्रेस पे काम करेंगे हम। और पोस्टग्रेस का एडमिन जो है वो काफ़ी पेज एडमिन जो है, पीजी एडमिन जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इजीली हम काम कर सकते हैं उस पर। और काफ़ी सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट भी करते हैं, तो हम उसको यूज़ करेंगे। MySQL पे भी काम कर सकते हो बट हम पोस्टग्रेस पे काम करेंगे। तो ये एक बेसिक फ्लो डायग्राम है। ओके, एंड आज की कथा यहीं ख़त्म करते हैं। कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। ओके, एंड धीरे धीरे देखो हम 7 दिन बहुत स्लो चलेंगे, जैसे कि HTML में बहुत स्लो चले थे कुछ दिन, वैसे हम यहाँ पे स्लो चलेंगे।